दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए फिर देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 है क्या। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, यह भारत यानी कि हमारा क्या देश है, शासन यानी कि शासन करना, अधिनियम क्या है, जैसे अभी हमारे देश में क्या है, यहाँ पर संविधान लागू है और उसके माध्यम से यहाँ पर क्या करती है, सरकार शासन करती है। इसी तरह से यहाँ पर जो है क्या था, उस टाइम जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे 1919 में, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भारत में शासन करने के लिए क्या किया, भारत शासन अधिनियम 1919 यहाँ पर बनाया था। हालांकि इसके पहले भी यहाँ पर कई सारे अधिनियम बनाए जा चुके थे। पहली बार जो यहाँ पर भारत के अंदर अधिनियम बनाया गया था वह 1773 में यहाँ पर बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, इसके माध्यम से यहाँ पर शासन किया जाता था। और उसके बाद यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया 1784 के अंदर। 1786 का अधिनियम बनाया गया, 1793 में राजपत्र निकाला गया और 1813 में यहाँ पर अधिनियम बनाया गया है ना। इस तरह से लगातार कंटिन्यू यहाँ पर बनाए जाते रहे और 1857 के अंदर यहाँ पर हमारे देश में क्या हुआ, विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न हुई और 1858 का विद्रोह आता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861 में, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1861 में आया था और उसके बाद यहाँ पर ये क्रम लगातार चलता रहा और भी यहाँ पर अधिनियम बनाए गए है ना। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 1909 के अंदर जो है यहाँ पर एक अधिनियम बनाया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके माध्यम से यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई थे उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है ना। तो इसके माध्यम से यहाँ पर 1909 तक क्या हुआ, यहाँ पर शासन किया जाता रहा। लेकिन इसमें भी क्या थी, कुछ कमियां थी और इनको दूर करने के लिए यहाँ पर क्या था, 1919 का जो अधिनियम था उसको यहाँ पर लाया गया था। तो 1919 का जो ये अधिनियम है, 1919 का अधिनियम कौन लेकर के आए थे, तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यहाँ पर लेकर के, दोनों लोग यहाँ पर लेकर के आए थे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर जान लेते हैं, जो मॉन्टेग्यू है, मॉन्टेग्यू है कौन। मॉन्टेग्यू जो है ये कौन है, भारत सचिव है, ये राज्य सचिव यानी कि भारत सचिव है। और जो कि कहाँ रहता है, लंदन में क्या करता है, बैठता जाकर के, ठीक है। ये कहाँ रहता है, लंदन में रहता है। और जो चेम्सफोर्ड है, ये भारत के कौन थे इस समय, यहाँ पर वायस राय थे। चेम्सफोर्ड भारत के कौन हो जाएंगे, वायस राय हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर भारत में क्या होते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। तो जो ये मॉन्टेग्यू है, ये क्या करते हैं, 20 अगस्त 1917 के अंदर यहाँ पर जो ब्रिटिश की जो संसद थी, ब्रिटिश की संसद थी, वहां पर क्या करते हैं, एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं और वहां पर घोषणा करते हैं कि सर्वप्रथम भारत में भारत को स्वतंत्र डोमिनियन और सुशासन की स्थिति प्रदान करने की बात उन्होंने यहाँ पर कही थी, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी कि भारत को क्या करो, एक स्वतंत्र डोमिनियन यहाँ पर बना देना चाहिए। और भारत को भी क्या करना, भारत में जो भारत के लोग हैं यहाँ पर, तो उनको भी क्या करना चाहिए, शासन में क्या शामिल करना चाहिए, है ना। ये बात वहां पर उन्होंने ब्रिटिश संसद के अंदर की थी, किसने, मॉन्टेग्यू ने की थी। कब की थी, 1917 के अंदर यहाँ पर की थी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, उसे देख लेते हैं हम। तो जुलाई 1918 में क्या किया, मॉन्टेग्यू रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की गई। इसके पहले जब मॉन्टेग्यू यहाँ पर क्या होते हैं, जब यहाँ पर घोषणा कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर मॉन्टेग्यू भारत आते हैं और भारत आकर के यहाँ पर गांधी और जो मुस्लिमों के जो लीडर थे यहाँ पर जिन्ना, तो और इसके अलावा भी अन्य कई सारे जो लीडर थे उन सबसे क्या करते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पर जो भारत के वायस रहे जेम्स फोर्ड से भी क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। और बात करने के बाद क्या करते हैं, फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर जो है यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 यहाँ पर पारित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान ध्यान रखना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी, इसके आधार पर यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, ठीक है। और लेकिन 1919 में ये पारित तो हो गया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। तो लागू कब होगा, तो 1921 क्या होता है, लागू होता है। कब लागू होता है, 1921 में लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, 1917 में इसकी घोषणा की गई मॉन्टेग्यू द्वारा। और फिर मॉन्टेग्यू यहाँ पर भारत आएंगे तो 1918 में क्या करते हैं, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम आएगा और 1921 में क्या होता है, ये लागू हो जाता है। भारत शासन अधिनियम 1921 में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें अच्छे से ध्यान रखना है। जो 1919 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के अंदर पहली बार यहाँ पर उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई, यानी कि जो भारत के लोग हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, शासन के अंदर शामिल किया जाएगा, उनको यहाँ पर उत्तरदायित्व दिया जाएगा सरकार चलाने का, ठीक है। तो पहली बार उत्तरदायी सरकार की उत्तरदायी शासन की शुरुआत कब हुई, तो
19 भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुई, यानी कि 1919 में हुई, ठीक है। लेकिन लागू 1921 में, तो 1921 यहाँ पर हो जाएगी उत्तरदायी सरकार की शुरुआत, ठीक। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अधिनियम की पृथक प्रस्तावना थी। जैसे हमारा जो अभी संविधान है भारत का, तो उसकी भी क्या है, एक प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को, है ना, इस तरह से जो प्रस्तावना है, इसी तरह से यहाँ पर जो ये अधिनियम है 1919 का, इसकी भी क्या थी, एक प्रस्तावना थी, ठीक है। इसकी एक पृथक प्रस्तावना थी, यह भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली प्रांतीय सरकार के लिए, तो यहाँ पर ये जो अधिनियम है 1919 का, इसके अंदर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। यानी कि जब दो शासक एक साथ क्या करते, सत्ता को संचालित करते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है, द्वैध शासन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनको यहाँ पर क्या किया गया, सरकार में शामिल तो किया गया, उनको यहाँ पर सरकार में शामिल किया गया, लेकिन उनको पूर्ण रूप से यहाँ पर अधिकार नहीं दिए गए। अधिकार किसके पास थे, अधिकार मुख्य रूप से हमारे ब्रिटिशर्स के पास थे। जो वायसराय था ना, जो यहाँ पर राज्य सचिव था, उसके पास यहाँ पर मुख्य रूप से अधिकार होते थे। जो मुख्य मुख्य चीजें थी वो क्या करते थे, अपने पास रखते थे, और भारतीयों को कुछ अधिकार यहाँ पर दे देते थे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर मुख्य चीजें उनके पास थी, भारतीयों के पास थोड़े बहुत अधिकार होते थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया द्वैध शासन प्रणाली का यहाँ पर प्रयोग किया गया, ठीक है। दो दो लोग क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली का पहली बार प्रयोग किया गया, मतलब पहली बार नहीं, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर जो है द्वैध शासन प्रणाली पहले भी यहाँ पर जो है तो लागू हो चुकी, पहले यहाँ पर लागू हो चुकी थी। द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं फिर हमारा जो अगला पॉइंट है, तो प्रांतीय विषयों को जो यहाँ पर जो प्रांतीय सरकार है, यानी कि जो हमारे राज्य हैं, यानी कि जो प्रांत थे उस समय, तो इन प्रांतों के अंदर जो सरकारें थी, उनको दो भागों में क्या किया गया था, उनके जो विषय थे, यानी कि जिन विषयों पर उनको पावर मिला था, उन विषयों को दो भागों में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। एक यहाँ पर आरक्षित विषय होते थे, और दूसरे यहाँ पर विषय होते थे, वो कौन से थे, हस्तांतरित विषय यहाँ पर हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते कौन से आरक्षित विषय। आरक्षित विषय कौन से विषय थे, तो वायसराय कार्यपालिका परिषद की सहायता से क्या करता था, शासन करता था आरक्षित विषय में। यानी कि ऐसे विषय जो क्या किए गए थे वायसराय के लिए, जो भारत का वायसराय था, वो वायसराय कौन था, ब्रिटिशर्स था, है ना। वायसराय कौन था यहाँ पर, ब्रिटिशर्स था। तो उसके लिए क्या किए गए थे, यहाँ पर कुछ विषय आरक्षित किए गए थे। उन विषयों पर वह वायसराय ही क्या करेगा, निर्णय लेगा। और जो प्रांतों के अंदर जो सरकार है, जो यहाँ पर राज्यपाल होगा, जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री होंगे, वह उसके लिए यहाँ पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना। वह आरक्षित विषय थे, वायसराय के लिए आरक्षित किए गए थे, ठीक है। तो ये वायसराय जो था कार्यपालिका परिषद की सहायता से यहाँ पर शासन करता था। और ये कार्यपालिका जो थी, यह परिषद विधान परिषद के प्रति क्या थी, उत्तरदायी नहीं थी, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आरक्षित विषय हैं, इन पर जो यहाँ तो आरक्षित विषय वायसराय के लिए क्या किए गए थे, आरक्षित किए गए थे। और वायसराय कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, और जो कार्यपालिका परिषद थी वह विधान परिषद के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी नहीं थी, ये हमें ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं आरक्षित विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन से थे। तो यहाँ पर भूमि, जैसे भूमि हो गया, वित्त हो गया यानी पैसे से संबंधित हो गया, कारखाना यानी जो हमारे बिजनेस वगैरह होते थे, न्याय हो गया, और यहाँ पर विदेशी मामले हो गए, बिजली हो गए, यातायात हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख विषय जो है यहाँ पर उन्होंने अपने पास ही यहाँ पर रख लिए वायसराय ने, है। तो यहाँ पर मुख्य विषय यहाँ पर नहीं दिए गए भारतीयों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हस्तांतरित विषय देख लेते हैं। हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे, तो यहाँ पर राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता से क्या करता, शासन करता था राज्यों के अंदर, यानी प्रांतों के अंदर। यहाँ पर क्या होता था, राज्यपाल गवर्नर होता था, गवर्नर होता था, वो क्या करता था, यहाँ पर मंत्री परिषद की सहायता से, यानी जो मंत्री होते थे उनकी सहायता से क्या करता था, यहाँ पर शासन करता था। और जो मंत्री होते थे ये क्या होते थे, विधान परिषद के प्रति क्या होते थे, यहाँ पर उत्तरदायी होते थे, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मंत्री होते थे प्रांतों के अंदर, वह क्या होते थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। हस्तांतरित विषय के अंदर प्रमुख विषय कौन कौन से थे, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गई, यानी जितने भी यहाँ पर स्थानीय विषय हैं, स्थानीय विषय जितने भी होंगे वह क्या थे, यहाँ पर हस्तांतरित विषय के अंदर रखे गए थे। और मुख्य विषय कहाँ पर रखे गए थे, वायसराय के अंडर में वो आ जाते थे, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं जो केंद्र जो था, केंद्र में यानी जहां पर वायसराय होता था, तो केंद्र में क्या था, द्विसदनीय विधायिका वहां पर होती थी। कौन होती थी वहां पर, द्विसदनीय विधायिका होती थी। और वहां पर राज्य परिषद होती थी, द्विसदनीय यानी दो सदन होते थे। जैसे अभी यहाँ पर हमारे यहाँ जो हमारी संसद है, वहां पर क्या लोकसभा कार्य करती है, और क्या होती है वहां पर राज्यसभा होती है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी राज्य परिषद होती थी। राज्य परिषद एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ राज्यसभा है, वही यहाँ पर राज्य परिषद यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है। तो राज्य परिषद जो था क्या था, उच्च सदन होता था। और यहाँ केंद्रीय विधानसभा होती थी, जैसे यहाँ पर अभी लोकसभा होती है हमारे यहाँ, तो इसकी जगह में क्या होती थी उस समय यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा होती थी। और केंद्रीय विधानसभा क्या थी, यहाँ पर निम्न सदन होता था, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य परिषद जो थी
राज्य परिषद के अंदर कुल सदस्य कितने होते थे? यहाँ पर 60 सदस्य होते थे, जिसमें 33 सदस्य यहाँ पर क्या होते थे? निर्वाचित होते थे, और 27 सदस्य यहाँ पर क्या किए जाते थे? मनोनीत यहाँ पर किए जाते थे। ये भी हमें क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। कुल सदस्य 60 होते थे राज्य परिषद के अंदर, और 33 सदस्य यहाँ पर निर्वाचित और 27 यहाँ पर मनोनीत किए जाते थे, और इनका जो कार्यकाल होता था राज्य परिषद का वह 5 वर्ष का होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते थे केंद्रीय विधानसभा की। केंद्रीय विधानसभा जो होती थी वह क्या होता था? निम्न सदन होता, जैसे अभी हमारी क्या होती है? लोकसभा होती है, तो ये उसी तरह से यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा होती है, निम्न सदन होता था। और यहाँ पर कुल सदस्य 145 सदस्य यहाँ पर होते थे, जिसमें 104 सदस्य जो होते थे वह क्या निर्वाचित होते थे, और 41 सदस्य यहाँ पर मनोनीत यहाँ पर होते थे। यह भी हमें ध्यान रखना है। कुल सदस्य 145, 104 यहाँ पर निर्वाचित यानी जो चुनाव जिनका चुनाव कराया जाता था, और 41 सदस्य यहाँ पर क्या होते थे? मनोनीत यहाँ पर किए जाते थे। और जो केंद्रीय विधानसभा थी इसका कार्यकाल यहाँ पर 3 वर्ष का होता था, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो वहां तो दोनों का ही कार्यकाल हमें ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर जो राज्य परिषद है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, और जो यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा है इसका कार्यकाल यहाँ पर 3 वर्ष का होता था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर पहली बार यहाँ पर राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की अनुमति दी गई, यानी कि अभी तक यहाँ पर क्या होता था? 1919 के पहले जो है यहाँ पर जो केंद्रीय जो यहाँ पर जो केंद्र था यानी कि वायसराय जहाँ पर होता था, तो वहीं से क्या किया जाता था? केंद्रीय बजट वहां से निर्धारित किया जाता था, क्योंकि जो प्रांत होते थे प्रांतों को यहाँ पर अधिकार ही नहीं दिए गए थे। यहाँ के जो नेता होते थे उनको शासन के अंदर भागीदारी ही उनकी कोई खास नहीं होती थी, इसलिए यहाँ पर बजट निर्धारण नहीं किया था, केंद्र से क्या होता था? निर्धारित होता था। लेकिन 1919 के अधिनियम के अंदर यहाँ पर क्या किया गया? पहली बार यहाँ पर क्या किया गया? राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की अनुमति दे दी गई, ठीक। ये भी हमें ध्यान रखना। राज्य विधानसभा को पहली बार अपना बजट बनाने की स्वयं बनाने की अनुमति कब दी गई? 1919 के अधिनियम के अंदर दी गई। पहली बार यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार दिया गया, यह भी ध्यान रखना, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें होंगी, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार यहाँ पर दिए गए। तो उस समय क्या था? यहाँ पर एक यहाँ पर क्राइटेरिया निश्चित किया गया था, जिसके बाद इतनी संपत्ति होगी वही क्या कर पाएगा? यहाँ पर वोट कर पाएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया कि 10,000 रुपए से जिसकी संपत्ति क्या होगी, मतलब इनकम एक वर्ष में ज्यादा होगी, वह यहाँ पर क्या कर पाएगा? वोट कर पाएगा। इस तरह जो यहाँ पर टैक्स पे करता होगा वो यहाँ पर क्या करेगा? वोट कर पाएगा, है ना। इस तरह शिक्षा का भी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया। इस तरह से यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया, उसके आधार पर यहाँ पर मताधिकार वह व्यक्ति कर सकता है जिसके पास जो इन शर्तों को क्या करता होगा? पूरी करता होगा, है ना। और पहली बार यहाँ पर महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, यह भी हमें ध्यान रखना है। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो 1919 के अधिनियम के अंदर यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। सिखों पर भी निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर लागू की गई, यह भी हमें ध्यान रखना। सिखों के लिए यहाँ पर एक सीट क्या की गई थी? निर्धारित की गई थी, और ये यहाँ से क्या होता है? सिख ही यहाँ से क्या होता है? चुनाव लड़ते थे, और सिख ही यहाँ जो सिख होते थे वही क्या करेंगे? यहाँ पर वोट डालेंगे, है ना। इस तरह सिखों के लिए भी यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर लागू कर दी गई। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार यहाँ पर किया गया। इसका मतलब यहाँ पर यह है, जहां पर क्या होंगे? सिख होंगे, वहां पर क्या होंगे? केवल सिख ही वोट डालेंगे। जहां पर भारतीय ईसाई होंगे वहां पर ईसाई लोग ही क्या करेंगे? वोट करेंगे। जहां आंग्ल भारतीय होंगे वहां आंग्ल भारतीय ही वोट करेंगे। जहां पर यूरोपियन होंगे वहां पर क्या होंगे? यूरोपियन लोग ही क्या करेंगे? वहां पर वोट डालेंगे। इस तरह से पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का यहाँ पर विस्तार किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भारत परिषद की सदस्य संख्या जो है 8 से बढ़ा करके 12 कर दी गई, यह भी हमें ध्यान रखना। जो भारत परिषद था उसकी सदस्य संख्या पहले कितनी थी? यहाँ पर 8 थी, इसको बढ़ा करके यहाँ पर कितना कर दिया? 12 कर दिया गया, ये हमें ध्यान रखना, ठीक। फिर भारत सचिव की सहायता के लिए यहाँ पर उच्चायुक्त बनाया गया था, उच्चायुक्त का पद बनाया गया, क्योंकि जो भारत सचिव जो था वो कहाँ रहता था? लंदन के अंदर बैठता था जाकर के, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक उच्चायुक्त का क्या किया गया? पद बनाया गया। वह क्या करेगा? उसकी मदद करेगा, यानी कि हाई कमिश्नर का पद बनाया गया, वह उसकी मदद करेगा। और जो उच्चायुक्त यहाँ पर होता था उसका जो कार्यालय बनाया गया, कहाँ बनाया गया? तो लंदन के अंदर बनाया गया, जहां पर जो है तो राज्य सचिव बैठता था वहीं पर क्या किया गया? इसका भी कार्यालय बनाया गया उच्चायुक्त का, ठीक है। और उच्चायुक्त का वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारतीय कोष से दिया जाता था। और जो भारत सचिव होता था यानी कि राज्य सचिव, उसका वेतन कहाँ से दिया जाता था? ब्रिटिश कोष से दिया जाता था। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय बनाया गया, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। वायु परिषद में 8 सदस्यों में
3 भारतीय होना क्या कर देगा, अनिवार्य कर देगा। जो हमारी वायसराय परिषद होती थी उसमें कुल सदस्य कितने थे, 8 सदस्य थे। यह हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायसराय परिषद में कितने सदस्य होते थे, टोटल 8 सदस्य होते थे, जिसमें 3 कौन होते थे, भारतीय। यहाँ पर 1919 के अधिनियम के अंदर यहाँ पर बनाया गया 3 भारतीय सदस्य यहाँ पर होना अनिवार्य किया गया। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो यह भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि लोक सेवा आयोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लोक सेवा आयोग का जो गठन है इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 है उसके अंदर यहाँ पर किया गया है। लेकिन यहाँ पर 1919 में या 1921 में इसका गठन नहीं किया गया, बल्कि इसका गठन कब किया गया, तो 1926 के अंदर गठन किया गया। ये हमें ध्यान रखना। लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1919 के का जो अधिनियम है उसमें इसका प्रावधान किया गया है। 1926 में इसका गठन किया गया है। और यहाँ पर एक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, यह भी हमें ध्यान रखना है। एक यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का भी यहाँ पर क्या किया, गठन किया गया है, जिसके प्रथम चांसलर यहाँ पर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को यहाँ पर बनाया गया था। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है यह क्या है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है, चैम्बर जो होता है, ये चैम्बर यानी क्या होता है, कक्ष होता है, यानी कि एक कमरा, ठीक है। प्रिंस और प्रिंस यहाँ क्या, प्रिंस यानी कि राजा हो जाएगा, यानी कि जहां पर राजकुमार या राजा बैठेंगे वह कमरा है ना। यानी कि राजकुमारों के लिए एक यहाँ पर कक्ष बना दिया गया है जहां पर राजाओं की क्या होगी, सभा होगी। और उसे एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस होता था, राजाओं की जो सभा के लिए यहाँ पर एक कक्ष बनाया गया था, इसे नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल भी कहा जाता था, इसे भी हमें ध्यान रखना है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है इसे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जो थे उन्होंने क्या किया था, उनके एक फरमान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, है ना। जिससे यहाँ पर क्या हो, ताकि यहाँ पर ब्रिटिश संरक्षित रियासतों के जो शासक हैं या राजा हैं वह अपनी आकांक्षाओं को प्रस्तुत कर सकें, है ना। उनकी जो मांगे हैं उनको भी क्या कर सकें, वह रख सकें, है ना। तो इसलिए इसको यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन यहाँ पर किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। इसके जो प्रथम चांसलर बनाए गए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को यहाँ पर बनाया गया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन बनाया गया, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। इसे हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जो 10 वर्ष के बाद क्या करेगा, जांच करके यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है इसकी प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होगी, जांच होगी। यानी कि आयोग जो ये अधिनियम है इसके द्वारा यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट यहाँ पर किए गए हैं इससे क्या फायदा यहाँ पर हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये चीजें यहाँ पर पूरी इस रिपोर्ट में क्या की जाएगी, मतलब जांच की जाएगी और रिपोर्ट यहाँ पर क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी और इसमें यहाँ पर इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे पहले जो यहाँ पर आयोग बनाया गया था इसके लिए जांच के लिए वो साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वह सर जॉन साइमन थे, इसलिए इनके नाम पर यहाँ पर साइमन कमीशन इसका नाम पड़ा था, ठीक है। इस 7 सदस्यीय आयोग था, अध्यक्ष को मिला करके यानी सर जॉन साइमन को मिला करके टोटल यहाँ पर 7 सदस्य थे, जिसमें टोटल सभी लोग क्या थे यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वही थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य इस आयोग के अंदर जो है नहीं था, है ना। अब इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसे निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, 1927 में जो है इसे प्रस्तुत कर दिया था। हालांकि देखिए इसे क्या है, 1919 में भारत शासन अधिनियम आया तो 1929 में क्या होना चाहिए, अब आयोग का गठन होना चाहिए जांच करने के लिए, तो 2 वर्ष पहले ही 1927 में इसका गठन कर दिया गया, है ना। ये हमें ध्यान रखने। कब किया गया साइमन कमीशन गठन, 1927 में। 7 सदस्यीय था, इसके अध्यक्ष यहाँ पर सर जॉन साइमन हो जाएंगे, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसे क्या किया गया, निर्धारित यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। जो ये साइमन कमीशन बनाया गया इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण इसे जो यहाँ पर भारतीय लोग थे इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा, यानी कि इसमें टोटल अंग्रेज लोग हैं, व्हाइट लोग हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। दोस्तों देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है साइमन कमीशन, क्योंकि हमें भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये जो साइमन कमीशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो यहाँ पर आयोग का जो गठन किया गया है जांच के लिए पहली बार, तो वो साइमन कमीशन ही किया गया है, इसलिए इसको हमें जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। और इसके माध्यम से हम जो हमारा अगला अधिनियम है 1935 वाला भारत शासन अधिनियम 1935 उसको भी हम यहाँ से लिंक करके पूरा समझ पाएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं। फिर कोई भी भारतीय सदस्य यहाँ पर नहीं था, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन इसे कहा गया। और यहाँ पर 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
जब यहाँ पर कोई भारतीय नहीं होगा तो जो भारतीय लोग होंगे वह क्या करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार का निर्णय कहाँ पर लिया गया, इलाहाबाद में, ये ध्यान रखना है। लेकिन मद्रास में यहाँ पर 1927 के अधिवेशन में क्या किया गया, इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। ठीक है, यानी कि इस प्रस्ताव को यहाँ पर पूरी तरह से अनुमति यहाँ पर दे दी गई। कब, 1927 में मद्रास अधिवेशन के अंदर, यह भी हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, साइमन कमीशन ने जो है 1930 में अपनी रिपोर्ट क्या की, प्रस्तुत की, है ना। 1927 में इसका गठन किया गया, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यह भी ध्यान रखना है। आयोग के प्रस्तावों पर विचार के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे फिर, और इन गोलमेज सम्मेलनों के में जो निर्णय लिए जाएंगे उसके चर्चा होगी, और चर्चा के आधार पर यहाँ पर जो निर्णय लिए जाएंगे उसके आधार पर श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा। और ये जो श्वेत पत्र तैयार किया गया है इसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के सामने रखा जाएगा, और इसके आधार पर संयुक्त प्रवर समिति क्या करेगी, यहाँ पर ये इन सिफारिशों के आधार पर यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1935 में क्या करेगी, शामिल करेगी। जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये आयोग, ये जो अधिनियम है ये क्या होता है, पूरा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर अगला जो अधिनियम पढ़ने वाले भारत परिषद अधिनियम 1935 पढ़ेंगे, तो इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।